हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर जो है 2022 का जो है एनुअल मॉडल पेपर जो है मैथ्स का, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है उसका आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर सीरीज़ मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप भी इसका अभ्यास कर सकें, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस में जो भी कंफ्यूजन है या फिर डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि सीरियल नंबर आपको एंटर करना है बुकलेट पे, सारा जो है अपने शब्दों में उत्तर देना है। जो दाएं साइड पे मार्जिन पे जो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में वो उसका मार्क्स होगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट का समय दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये सारा जो है आपको पढ़ना है। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 100 रहेंगे। जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी है इसमें। तो सेक्शन ए मतलब ये हो गया कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगा। और उस 100 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 50, कोई भी 50 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी आता है, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और जो 2 मार्क्स का होता है उसमें भी 30 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, जिसमें से आपको किसी भी 15 का उत्तर देना रहता है। और बाकी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 8 दिए हुए हैं, राइट, वो हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है और उस जिसमें से 4 क्वेश्चंस को आपको आंसर देना रहता है। तो मतलब ये है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। मतलब कि आपको आधा जो है 100 में से आधा मतलब 50 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में देना है, उसी तरह से 30 में से 15 का ही आंसर देना है, उसी तरह से 8 में से 4 का ही आंसर देना है। चलिए और ये जो है ये बोला जाता है कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। ठीक है, एक मिनट मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो इसमें जो है पूछा जाता है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या पहले क्या होती है वो समझते हैं। संयुक्त संख्या का मतलब कि वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। तो अगर आप देखेंगे एक, तो ये एक और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो ही नहीं सकती। ये भी एक और 2 के अलावा किसी और से विभाजित हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। जो सबसे स्मॉल मतलब जो है छोटी संयुक्त संख्या है वो है मतलब 4 आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये जो है पाई है। ये सेम क्वेश्चन जो है एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। ठीक है, जिसमें 22/7 के बारे में पूछा गया था कि वो परिमेय संख्या है या नहीं। तो दोस्तों परिमेय संख्या जो है वो होता है P/Q के फॉर्म में आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये P/Q मतलब किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ तक पाई की बात है, तो पाई का अगर आप कहेंगे कि हाँ जनरल भाषा में 22/7 यूज करते हैं, लेकिन पाई का एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं है, वो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है ये इसका पूरा जो है ना, इसको दशमलव में आप कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है पाई को। ठीक है, और ये एक इनफाइनाइट डेसिमल जो है इसको बोला जाता है इनफाइनाइट डेसिमल। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो है देखना है अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जिसमें जो है P/Q के फॉर्म में मतलब दोनों इंटीजर्स हो, वैसे फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है √3/12, तो ये तो कट जाएगा, 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है, ये परिमेय संख्या है।
अगर आप ये देखिएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2/10 को क्या लिख सकते हैं, 2/5, ये हो जाएगा 1/5 का रूट। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन में बोलता है कि ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए, इसके आसपास और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट वगैरह वो सब नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो ये सब परिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए, अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का लस तथा मस बराबर है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे आप जनरल, आपको परिभाषा क्या सिखाया गया होगा, लस गुना मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या 1 गुना संख्या 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दोनों, किसी का भी लस और मस दोनों बराबर है, ये तभी हो सकता है जब वो दोनों संख्या बराबर है। क्यों? क्योंकि ठीक है, क्यों, इसको देखते हैं उदाहरण से। मान लीजिए कि आप जो है 2,2 लिए हैं, तो इसका अगर आप लस निकालेगा तो भी 2 होगा, और इसका अगर आप मस निकालेगा वो तो भी 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से कोई भी संख्या लीजिए, 4 लीजिए, 4 ले लीजिए, तो लस भी सेम होगा और मस भी सेम होगा। तो वो संख्या जो है, दो बराबर संख्या है, तो उसका लस और मस दोनों सेम होता है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है ये है रिकरिंग डेसिमल का 29, ठीक है, टू द पावर बार है ये, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, इसको डेसिमल में अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, 292929 डॉट डॉट डॉट, मतलब 2 9 अनगिनत बार रिपीट होगा, ठीक है। ये इसीलिए इसको 29 पे बार लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ठीक है, भिन्न में इसको हम कैसे लिखते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो संख्या है, दशमलव को हटा के जो संख्या है ऊपर में, वो हम लिख देंगे, लिख दिए। अब बटा में अगर बार नहीं रहता तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे उतना 0, एक इसके लिए और बाकी उतना 0। लेकिन इसमें क्या करना है कि जितना नंबर पे बार रहेगा बटा में वो उतना 9 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 29/99। इस क्वेश्चन के लिए यही है कि आपको जितना डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद या जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 आ जाएंगे इसके नीचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, सॉरी, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 3/4, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 देखेंगे आगे ऑप्शन में है या नहीं, तो वो है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो अब एक तो ये तरीका है कि आप इसको भाग दे के देखिए। दूसरा तरीका ये है कि जिस किसी के डिनोमिनेटर में, मतलब हर में, ठीक है, अगर 7 का मल्टीपल है या 11 का मल्टीपल है तो वो मोस्ट केसेस में वो आपको उसका प्रसार जो है वो अशांत हो सकता है, बशर्ते ऊपर जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ठीक है, अंश में जो दिया हुआ है वो 7 का गुणक या 11 का गुणक ना होता, ठीक है। अब जैसे देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ये 3×7 है, यहाँ पे 11×11 है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। अगर आप इन सब के अलावा, सबसे पहले वो ऑप्शन हमें देखना है जिसमें कि 7 का मल्टीप्लाइड और 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है नीचे हर में, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 4 7, ठीक है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट लगाइए, 37 28 2, ठीक है, ये कितना हो गया 5,
ठीक है, ये कट गया पूरा पूरा। तो अगर आप 7 को 4 से डिवाइड किए हैं तो 1.75 आया है, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 0.175 आएगा। और ये पूरा पूरा मतलब कट जा रहा है, दशमलव में भी जाके पूरा पूरा कट जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये प्रसार इसका शांत है। ठीक है, अब अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, सेम उसमें 7 वाला ढूंढेंगे। अब जैसे देखिए ये 2 का पावर है, 2 टू द पावर 3, इसमें 3 और 5 से गुना है। ये जो है ये आपका 2 का पावर ही है, और ये है 7 का पावर, तो ये आंसर आएगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 400 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 5 गुना 5। क्यों? 5 पचे 25 गुना 4 100, 25 गुना 4 100 और गुना 4 400। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2। अब 5 का क्या पूछ रहा है? घातांक, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2 का घातांक पूछता है तो आंसर क्या आता? 4। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ये दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ रहे ना रहे, ये आपको लगेगा कि ये सेम है। 15 और 20 से 120 प्लस 10 130, ये तो बराबर होता ही है। लेकिन इसके साथ क्या दिया हुआ है कि मौसा बराबर, मौसा जो है 130 और 15 का जो मौसा है वो बराबर है x और y के मौसा के। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि 130 और 15 का मौसा निकालेंगे। मौसा निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से भी डिवाइड होगा, लेकिन पहले 5 से डिवाइड किया, 26 बचे 30 से। अब उसको क्या करेंगे? 2 इंटू 13। 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3। तो सबसे जो कॉमन आया है, ज़्यादा कॉमन कौन सा आया? 5 आया है। ठीक है, अगर कुछ और कॉमन आता तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते। तो हमें अब वैसा नंबर देखना है। ठीक है, वो बोल रहा है कि मौसा जो है इसका और मौसा एक्स वाई का दोनों का बराबर है, तो एक्स वाई का वैल्यू, तो हमें ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा एक्स वाई है जिसका कि मौसा 5 है। तो अगर आप ये देखिएगा तो इसका ये आपको आंसर आ जाएगा। बाकी इस ऑप्शन में ये 5 से डिवाइड नहीं होता तो मौसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता, 5 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता। समझ गए? तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15,10। ठीक है, अगला क्वेश्चन √1 to 5 का परिमेयकरण। तो अगर मान लीजिए कि पहले ये देखते हैं √1 to 5 है क्या। ठीक है, √125, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो ये 1 5 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा 5 5 अब ये 5 √5 जो है ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक √5 है। तो अपरिमेय संख्या सिर्फ इसके वजह से बन गया। ठीक, तो अगर इसको परिमेय बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें हम √5 से अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 5 गुना 5, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा 25। तो गुणांक जो होगा, परिमेयीकरण का गुणांक, वो हो जाएगा √5। ठीक है, कि किस संख्या से गुना करें कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या बन जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब इन दोनों में कोई भी, इन दोनों का मौसा 1 हो। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है जिसका मौसा 1 होगा। बाकी सबका देखिए, इसका मौसा जो आएगा वो 5 आ जाएगा, इसका मौसा 13 आ जाएगा। ठीक है, इसका मौसा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं सह अभाज्य का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में विभाजित नहीं होता, या फिर इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो 9 और 16 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगला क्वेश्चन, रेखीय बहुपद में शून्यकों की संख्या। ये पॉलिनोमियल का अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल का आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल से बताया हुआ है पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसमें x का, जिस एक्सप्रेशन में x का पावर क्या हो? 1 हो। तो हमने ये भी बताया है पॉलिनोमियल वाले वीडियो में कि x का जितना भी पावर मैक्सिमम, ठीक है, कोई भी टर्म में, कोई भी बहुपद में वैसा x ढूंढिए जिसका सबसे ज़्यादा पावर हो, तो उस बहुपद का
जो शून्यकों की संख्या होगी वो वही नंबर होगी। तो अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक है तो उसका सबसे ज़्यादा पावर 1 होता है, तो इसका टोटल जो है शून्यक का संख्या 1 होगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? सी। x माइनस वन का शून्यक क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया है। x माइनस अगर अल्फ़ा है तो उसका क्या करना है? 0 के बराबर कर देना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? x का वैल्यू, x माइनस वन है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए मार दीजिएगा। ठीक है, अब किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है। अब देखिए, इसको बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम कैसे समझेंगे, कैसे हम इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। अब दो शून्यक है, ठीक, तो दोनों का पहले गुना कीजिए। दोनों का गुना कीजिएगा तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। वो कितना आ रहा है? -28 आ रहा है। तो अगर आप देखिएगा सारा एक्स स्क्वायर, सबका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, तो जो लास्ट टर्म है वही हमारा अल्फा इंटू बीटा होगा। तो ये एक ऑप्शन, एक ये है और दूसरा ये है, बाकी ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बाकी कैसे चूज करेंगे कि बी होगा या सी होगा? तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा चेक कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा? -4 + 7 = 3। ठीक है, 3 देखना है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है निगेटिव में, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। तो ऑप्शन सी आएगा। आप फिर से ध्यान से देखिएगा कि कोई भी जो है द्विघात समीकरण है उसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हो गया। अगर 0 हटा देते हैं तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है तो माइनस के साथ उधर बीच में लिखना होता है, तो यहाँ पे वही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया सी। आगे बढ़ते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या? 5। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना? 6। अब देखिए फिर से वही चीज़ है, ये तो हमने फॉर्मूला अभी पिछले इसमें डिस्कस किया है। ये वाला फॉर्मूला पे बिठाइए और बन जाएगा आपका सवाल। तो क्या होगा? x² - 5x + 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a, c। ठीक है, ए बी सी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू 8, तो c/a, c/a, सी का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 8 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखिए फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह का बहुपद दिया हुआ है, तो बोलता है f ऑफ -1 कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही आसान है कि जब f ऑफ x बराबर 3x² - 7x + 2 है, तो f ऑफ -1 मतलब x के जगह -1 रख देंगे। रख दीजिए इधर, क्या होगा? 3 × -1 का होल स्क्वायर -7 × -1 + 2, 3 × 1 + 7 + 2, 7 3 10 और 2 12, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, x² - 3 के शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसको 0 से इक्वेट कीजिए। x² = 3, x ± √3। ठीक है, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा इस दोनों का हल है? ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 10x + 2y = 32, दोनों को सीधा सीधा जोड़ दीजिए। 16x = 32, यहाँ पे घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। घटाओ में करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज होता है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32/16 = 2। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 देख लीजिए इसमें है। अब x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं यहाँ पे 12, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। x का वैल्यू 6x - 2y = 0 में रखिएगा तो 6 × 2 आएगा ना, -2y = 0, 2y उधर चला गया तो 12, y = 6, वही देख लीजिए 2, 6। अगला क्वेश्चन, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये रेखा का दिया हुआ इक्वेशन, ये दोनों,
तो समानांतर है, तो इसका p का मान समानांतर होने के लिए जो कंडीशन है वो है a1/a2 बराबर b1/b2। कर दीजिए यही, a1 का वैल्यू ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, और अगर इसको मानिएगा तो ये हो गया c1, ये हो गया c2। ठीक, तो a1 का वैल्यू कितना है 4, a2 का वैल्यू कितना है 12 बराबर b1 का वैल्यू कितना है p, और b2 का वैल्यू 9। 4 तिया 12, 9, तो p का वैल्यू 3 आ गया। ऑप्शन खोजिए और टिक लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम बोल रहा है ये भी कि लीनियर इक्वेशन का है, और इसमें बोल रहा है कि अनगिनत हल होने के लिए क्या होता है कंडीशन कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देख लीजिए a1 का वैल्यू सेम, a1 1, a2 2, a3 3, a2 5, सॉरी a1 b1 c1, सॉरी। ठीक है, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 5, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू 15। अब a1/a2 तो 1/5 बराबर b1/b2 2/k बराबर 3/15। तो ये भी हो गया, तो ये दोनों तो बराबर है ही। अब इधर नीचे k का वैल्यू क्या होगा, तो कोई भी दो इक्वेशन को आप इक्वेट कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी दो इक्वेशन को आप इक्वेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/5 बराबर 2/k, k बराबर 10, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब x का जो पावर होगा वो 2 होगा मैक्सिमम। अब ये देखिए यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 3 है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि इधर एक तरफ स्क्वायर है और इधर एक तरफ नहीं है, तो ये पूरा ओवरऑल टर्म x² होगा, तो यही एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। बाकी दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये 2x² है इधर, और इधर जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये भी एक 2x² हो जाएगा, जो कट जाएगा, 2x² इधर कट जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x इधर आएगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी ही आएगा करेक्ट। ठीक है, द्विघात समीकरण मतलब कि x का सबसे बड़ा जो पावर है वो 2 ही आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा एक आपको टर्म आपको मिलना चाहिए किसी भी समीकरण में, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है सेम, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है तो ठीक, अब a b c के जगह आपको क्या दे दिया है, p q r दे दिया है, तो p q r a की जगह p रख दीजिए, b की जगह q रख दीजिए, c की जगह r रख दीजिए। क्या हो जाएगा -q प्लस माइनस रूट ओवर q² - 4pr डिवाइडेड बाय 2 × p। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपको, यहाँ पे शायद यही होगा आंसर बी। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इसका मूलों की प्रवृत्ति देखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, b² - 4ac का टेस्ट करना है। b² - 4ac, b² कितना है, a ये हुआ, b ये हुआ, c ये हुआ। ठीक है, तो b² - 4ac तो 6 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू भी 6 है, c का वैल्यू 1 है। तो अगर आप ये देखिएगा 36 - 24 बराबर कितना है 12। ये ग्रेटर देन अगर 0 है तो वास्तविक और असमान सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, वास्तविक और असमान। अगर ये लेस देन 0 रहता तो क्या होगा, ये अवास्तविक, मतलब अवास्तविक, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अवास्तविक। ठीक है, और अगर ये बराबर 0 है तो वास्तविक है और बराबर आएगा। ठीक है, समझ गए, ये याद रखने का चीज़ है। b² - 4ac निकालेंगे, वो टेस्ट करेंगे, उससे मूलों का प्रवृत्ति होता है। कहीं भी क्वेश्चन में मूलों का प्रवृत्ति पूछे तो b² - 4ac ही निकालना है। ठीक है, चलिए आगे, मूलों का योग क्या होगा, कुछ नहीं करना है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा तो यही होता है, तो -18 डिवाइडेड बाय 3,
हुआ ना, ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, तो कितना हो गया 6, 6 मार दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये देखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, तो जैसे मान लीजिए व्युत्क्रम होगा, एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, तभी तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेगा, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए, और अगर इन दोनों, ये दोनों उसका मूल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, तो ये कट गया। अब सी अपॉन ए बराबर क्या हो गया 1, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 15वां पद। तो समांतर श्रेणी में जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहला टर्म हाफ है तो ए का वैल्यू आधा, डी निकालना है तो क्या कहते हैं दूसरे टर्म में पहले को घटा देंगे, तो 1 माइनस हाफ, दूसरे टर्म में पहले को घटा देंगे, तो कितना आ गया, ये भी हाफ आ गया, ठीक। अब 15वां पद, तो टी एन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी 15 का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू हाफ प्लस एन का वैल्यू 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हाफ, ठीक है, तो हाफ प्लस 14/2 बराबर 15/2, आंसर क्या आ गया 15/2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। अब समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होना चाहिए, तो जो कि है इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस है ये है, ठीक है, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 5, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नहीं है बराबर, ठीक है, और बाकी आप किसी में भी देखेंगे तो वो बराबर होगा। जैसे इसका डिफरेंस निकालिए, -5/6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1/6, इसमें -2/3 प्लस 5/6, ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 5/6, ये भी 1/6, तो ये भी है, ठीक है, तो ये नहीं जो है वो ये आंसर है डी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है और सार्वंतर -3 है, तो प्रथम 12 पदों का योगफल S ऑफ n ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो n 12 है, 2 इंटू 9 प्लस 12 माइनस 1 इंटू -3, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 18 प्लस -33, ओके, तो ये आ जाएगा -15 गुना 6 बराबर -90, ठीक है। अब इसका कौन सा पद 170 है, तो टी एन, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ए प्लस मान लीजिए एनवा पद जो है वो 170 है, ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 1 माइनस एन इंटू डी, ए कितना है, ए है 17, एन कितना है, एन नहीं मालूम, और डी कितना है, इसको घटा दीजिए, ये 17 ही है डी, तो डी है 17, तो क्या हो जाएगा 17 प्लस n-1 इंटू 17, और टी एन का वैल्यू जो है वो 170 है, तो 17 कॉमन ले लीजिए दोनों से, ठीक है, तो 10 आ जाएगा इधर, 10 बराबर 1 प्लस n-1, तो n बराबर 10, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टी एन मतलब कौन सा टर्म, सम के लिए एस एन, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, ठीक है, ऑफ ए पी सीरीज, तो एस एन बराबर n/2, तो n मतलब संख्या, कौन सा संख्या है, जैसे 12वां था तो वो 12वां लिखे, यहाँ पे भी उसी तरह से है कि कौन सा निकालना है, तो टी एन नहीं पता हमें, तो n का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट टर्म हमको पता है, ए पता है, डी पता है। डी कितना है? -3। ठीक है, तो टी एन बराबर ए पता है 51 प्लस हमको एन नहीं पता है और डी का वैल्यू -3 है। तो एन जो है वो क्या है? लास्ट टर्म 6 है, तो 6 बराबर 51 प्लस या -3 इंटू एन -1। ठीक है, अब 3 से हटा दीजिए इधर, तो इधर 2 हो गया। ठीक है, ये 17 हो गया, इधर हो गया, तो 17 माइनस एन -1। ठीक है, अब तो 17 एक 18 हो गया, तो एन बराबर 18 माइनस 2 बराबर 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मतलब थोड़ा ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 0 ठीक है से 10 के बीच में देखते हैं कितनी संख्या है। विषम संख्या, एक विषम संख्या है क्या? एक को विषम संख्या मानते हैं? नहीं। ठीक है, तो शुरू होता है 3 से, 3 5 7 9। ठीक है, 3 5 7 9, 4 हो गया। जनरली अगर एक भी रहता तो वो एक और आता तो वो 5 होता। तो 0 से 10 में 4 आया। ठीक है, 10 से 20 में आएगा 5, 20 से 30 में आएगा 5, 30 से 40 में आएगा 5 और 40 से 50 में आएगा वो भी 5 आएगा। ठीक है, तो 5 और 20 और 4 24 आंसर आएगा इसका। ठीक है, एक विषम संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो 2 से छोटा है, 2 उसको हम लोग विषम संख्या नहीं बोलते। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज में, चलिए तो जहाँ पे भी देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जहाँ पे भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा आपको फिगर ड्रॉ जरूर करना है, जरूर से ज़रूर। ये गांठ बांध लीजिए, जैसे ही आपने फिगर ड्रॉ कर दिया आधा क्वेश्चन वहीं पे बन जाता है। ठीक है, ये ABC बोला समकोण त्रिभुज, उसमें B 90 डिग्री है, AB का वैल्यू दिया हुआ है √15, BC का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो AC का वैल्यू 4 और सब कुछ दिया हुआ है। चलिए तो वो आप देख भी सकते हैं, 15 + 1 √15 + 1 16 वो हो जाएगा। अब बोल रहे हैं tan A कौन सा एंगल है? ये A का एंगल है। ठीक है, तो tan A का मतलब लंब बटे आधार, तो एंगल जो ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये याद रखिएगा। हमेशा कोई भी ड्रॉ करेगा तो बोलेगा ये लंब है, नहीं। जब अगर एंगल ये लेंगे ये वाला, तब लंब ये होगा। ठीक है, अगर ये लिए हैं तो लंब क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया 1 और आधार कितना हो गया √15, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देने का वो है, स्टूडेंट लोग से गलती होती है। जो भी एंगल है उसके सामने की भुजा लंब होती है, एंगल के सामने की भुजा समकोण त्रिभुज में वो लंब होती है। ठीक है, और जो लंब हो गई तो दूसरी भुजा आधार हो जाएगा और बाकी तीसरी वाली जो है वो विकर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉसेक फाई का वैल्यू के है तो कॉस फाई का वैल्यू, अब कॉसेक फाई है के, तो साइन फाई क्या हो जाएगा 1/k और कॉस फाई क्या हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा 1 - 1/k का होल स्क्वायर, तो बराबर आ गया √k² - 1/k। ये ऑप्शन में अगर होगा तो आएगा आंसर। ठीक है, चलिए 1/sec फाई = cos फाई। ठीक है, cot x × tan x बराबर 1, क्योंकि cot बराबर 1/tec। ठीक है, ये सब ट्रिगोनोमेट्री के बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अब cos फाई का वैल्यू दिया हुआ है तो cos x पूछ रहा है, तो sin फाई निकाल लीजिए। sin फाई कितना होगा √1 - 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर फाई होगा, तो ये हो जाएगा √3/2 हो गया, ये √3/2 हो गया। cosec फाई हो जाएगा 2/√3।
ठीक है, बी आंसर। चलिए थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो सेक फाई और कॉसेक फाई, आप जान लीजिए कि थीटा बराबर जब 45 डिग्री होता है तो कॉस फाई का वैल्यू 1/√2 और साइन फाई का भी वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/वो तो √2 प्लस √2 बराबर 2√2, ठीक है। सेक फाई का वैल्यू √2, कॉसेक फाई का भी वैल्यू √2 हो गया। √3 tan a -3 बराबर 0 है, तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, बटा में √3 आ जाएगा, बराबर √3 हो गया। ए का वैल्यू 10 के किस वैल्यू के लिए किस एंगल के लिए √3 होता है, ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेक 35 अपॉन कॉसेक 35, ठीक है। सेक 35 अपॉन कॉसेक 55 है, तो इसको कुछ नहीं, सेक कॉसेक में अगर कन्फ्यूजन है तो क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे, तो साइन 55 डिवाइड बाय कॉस 35 हो गया, ठीक। अब साइन 90 माइनस थीटा कर लिया तो कॉस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा आंसर आपको, ठीक है। साइन 55 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 35 डिग्री, तो ये कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, है ना। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉट 45 का वैल्यू tan 45 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, हो गया, यही आंसर आएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा -1, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा, है ना। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है, तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अगर उधर चला गया तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, वेट माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस लगाना ना भूलें, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा लेकिन माइनस के साथ टेन स्क्वायर थीटा बचा हुआ रहेगा, तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया -1। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर कॉस अल्फा, क्योंकि कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये दोनों कट गया, कॉस अल्फा आंसर हो गया। थीटा बाय 5 बराबर 12 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, कॉसेक 60, कॉसेक स्क्वायर 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60, 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3, तो 3/2/√3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 4/3, 4 आंसर। अगला, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर सॉल्व करने जाइएगा तो फंस भी सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख लीजिए ऐसे, साइन एक्स बराबर, इधर जो निकालना है वो सारा कॉस में है, तो उसको देखते हैं। तो इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इस टर्म को लिखना शुरू कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, अब कॉस टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अब ये फिर से साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो ये फिर से हो गया साइन एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों बराबर हो गया। तो अब इसका वैल्यू कितना था, 1 दिया हुआ था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं कीजिएगा कन्वर्ट, सब्स्टिट्यूट नहीं कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर है। ये होगा कॉसेक है तो हमेशा ये सेक के कंपैरिजन में जाएगा। ठीक है, और कॉसेक 60 बराबर सेक 90 माइनस 60 वो होता है 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, अब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, चलिए लिखिए। हाँ, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए ऐसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, बराबर 1 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1/x। अब ये दिया हुआ है कॉसेक माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, जोड़ दीजिए 2 कॉसेक एक्स प्लस 1/x, कॉसेक थीटा बराबर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो हो गया कौन सा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चंस। अगले 50 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हो 10th मैथ्स का जो आपको कठिन लग रहा हो, तो आप हमें उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।